हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सत्या सर। मैथ्स विद सत्या सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसा जूनियर का एग्जाम है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपके काम आएगा। और जूनियर के पेपर में 50 क्वेश्चन साइंस आने वाले, तो साइंस के क्वेश्चंस की डेली आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिलता रहेगा, जिसमें आप कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी कर पाएंगे और बहुत सारी बातों को, चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। देखिए, तो देरी नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो लोग भी पहली बार इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो लोग जान लीजिए, रोज 9 बजे मेरी क्लास होती है। रोज 9 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास से आप जुड़ रख सकते हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस होती है। 8 PM पे रोज डेली फ्री लाइव क्लास होती है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का यूरिया क्या है, यूरिया क्या है, उसके बारे में बात करनी है। देखिए, सिंपल सी बात जान लीजिए, पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले जान लीजिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए यूरिया का फार्मूला क्या होता है। NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। अब हमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें कह रहा है कि यूरिया जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, तो बात तो सही है भाई, कार्बन जो है इसमें है ही, और एक नाइट्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन है। ये देखिए, अकार्बनिक यौगिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई इसमें कार्बन है तो अकार्बनिक हो ही नहीं सकता, पादप हार्मोन हो ही नहीं सकता, ऊर्जा शोषी पदार्थ हो ही नहीं सकता। हमने कहा क्या हो जाएगा, कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक। हमें कह रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। देखिए, हवा में जो पार्टिकल्स तैरते हैं, श्वसनीय सूक्ष्म कणों का क्या मतलब है, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का क्या मतलब है। जो ऐसे सूक्ष्म कण जो हमारे सांस के माध्यम से, जब हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, उसको हम रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। और जो जिसका जो जो आकार होता है वो क्या होता है, लेस देन 5 माइक्रोन होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है ऐसे सूक्ष्म कणों का आकार। अगली बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण बिजली खर्च क्या होगी। देखिए, संपूर्ण बिजली खर्च, आपके घर में जो बिजली है उसका अगर आपको खर्च निकालना है तो खर्च को हम मेजर करते हैं यूनिट में। जैसा आपने सुना होगा कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, मतलब ये बिजली के खर्च को, विद्युत खर्च को मापने का एक साधन है, मापने का एक यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है। और हमारा जो एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर, यूनिट कभी भी निकालना हो आपको, वाट गुणे घंटे डिवाइड बाई, वाट गुणे घंटे डिवाइडेड बाई 1000 कर लो, आपका क्या निकल के आता है, आपका यूनिट निकल के आता है। अच्छा, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 100 वाट के 5 बल्ब। अच्छा, एक बात बताओ, एक बल्ब जो है सुरंग में जल रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है, 100 वाट का आ रहा है। तो हमने कहा ऐसे ही 5 बल्ब जलाओगे तो कितना खर्चा आएगा भाई, 500 वाट का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। हमने कहा अगर ऐसे ही बल्ब जलाओगे तो 500 वाट का खर्चा आएगा। और हमने कहा यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर क्या होगा, वाट गुणे घंटे डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। तो हमने कहा वाट कितना है हमारा, हमारा वाट कितना है भाई, कितने वाट के हैं आप, 500 वाट के बल्ब हैं, क्योंकि भाई 5 बल्ब हैं, 100 वाट के तो 500 हो गया। और कितने घंटे तक चलाया गया, 20 घंटे तक चलाया गया, तो हमने कहा डिवाइड बाई 1000। हमने कहा 500 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, हमने कहा क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही अपने घर का भी बिजली बिजली आप निकालना है, आपको निकालना है कि कितने यूनिट खर्च हुआ, तो आप जितने भी बल्ब हैं, कितने वाट के कितने बल्ब हैं, उसका टोटल वाट निकाल के, फैन का वाट निकाल लीजिए, फ्रीज का वाट निकाल लीजिए, कूलर का वाट निकाल लीजिए, वाट इंटू घंटे डिवाइड बाई 1000 कर दो, बात बन जाएगी। ठीक है भाई। हमें कह रहा है कि कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं अनुवांशिक रोग क्या होता है। अनुवांशिक रोग क्या होता है, अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जेनेटिक डिसीज बोलते हैं इसको। तो ऐसे रोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा चलते रहते हैं, ऐसा रोग कौन सा नहीं है इसमें से, तो सही ऑप्शन होगा रतौंधी। रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग नहीं है। हमने कहा रजकहीनता, एल्बिनिज्म क्या होता है, एल्बिनिज्म जो होता है, रजकहीनता एक अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब इस बात को जान लेते हैं, रजकहीनता होता क्या है। रजकहीनता आपने देखा होगा कि कई लोगों के पूरे बाल सफेद होते हैं, शरीर पूरा एकदम सा व्हाइट व्हाइट सा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जले हुए हैं ना, मतलब जो जल जाता है उसके भी पूरे पूरे व्हाइट हो जाते हैं ना,
जो स्किन होते हैं, तो उनकी स्किन पूरे व्हाइट होते हैं और हेयर वगैरह पूरे व्हाइट होते हैं, तो उसको हम रजकहीनता बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में अगर किसी को चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता, और रुधिर का थक्का जब नहीं बनता, रुधिर का थक्का नहीं बनता तो खून बार बार मतलब खून लगातार बहते रहता है, खून का थक्का नहीं जम पाने के कारण खून बहता रहता है ना। यहां से कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा? वर्णांधता क्या होगा? वर्णांधता मतलब ऐसे व्यक्ति को कलर में विभेदन क्षमता घट जाती है। कलर ब्लाइंडनेस होता है मतलब कलर को विभेदित नहीं कर पाता, दो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है ना, लाल हरा उसको पता नहीं लग पाता, ये भी क्या होता है? अनुवांशिक रोग है। अगली बात करते हैं, बायो गैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है? ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली गैस मीथेन है। बायोगैस बनती कैसे? बायोगैस संयंत्र कैसे बनता है? देखिए, बायोगैस संयंत्र जो होता है सड़ी गली चीजों को, जैसे सड़ी गली सूखी पत्तियों से और गोबर से ये बनाया जाता, मतलब बनता है ये संयंत्र, और इसमें मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, 50% लगभग मीथेन होता है। ठीक है भाई। अगली बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चारों ओर घूमने वाले ऐसे सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये मानव द्वारा भेजे गए उपग्रह, मानव द्वारा भेजे गए सैटेलाइट है। जैसे आपने सुना होगा टीवी कैसे चलता है, रेडियो कैसे चलता है, तो ये सैटेलाइट के माध्यम से होता है। और यहां से हमने कहा कि ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं, और इसको सुस्पष्टता से ट्रैक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। डॉपलर इफेक्ट के बारे में भी बताते हैं। आपने सैटेलाइट के बारे में जान लिया ना, सैटेलाइट क्या होता है? जैसे हमने कहा कुछ सैटेलाइट, कुछ उपग्रह, जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये क्या प्राकृतिक उपग्रह है, प्रकृति द्वारा दिया गया है ना। लेकिन कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो मानव ने बनाकर भेजा है, और वह चक्कर लगाते रहते हैं, और किसी भी मतलब एक्चुअल लोकेशन या किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी देते हैं। और इसको ट्रैक करने का जो ट्रैक इसके पोजीशन को ट्रैक करने का काम कैसे किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट द्वारा। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट मतलब हमने कहा कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहां से, अगर यह है, मान लो यह साउंड के फॉर्म में है ना, ये साउंड है, साउंड ले सकते हो आप, स्पीड ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। साउंड है, अगर यहां से आपको कोई साउंड दूर है तो उसका जो है उसका जो वेव लेंथ होगा वो क्या होगा, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी क्या होगी, वह हमें कम होगी ना। अगर दूर वस्तु है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन अगर पास वस्तु है, जैसे जैसे वस्तु आपके पास आती जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। हमने कहा कि अगर दूर है तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? ज्यादा है ना। अगर पास आती जाती है तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? घटती जाती है ना। डॉपलर ने इफेक्ट दिया, डॉपलर का इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसको डिटेल में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे ना, डॉपलर के प्रभाव के बारे में। यह साउंड, लाइट और वाटर में भी हो सकता है ना। चलिए अगली बात करते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। मेथिल आइसोसाइनाइड क्या था इसका रिस्पॉन्सिबल था, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। अच्छा, अब जान लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या काम है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भी एक गैस है, ये भी एक हानिकारक गैस है। इसमें NO2 और N2O में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसी को हम लॉफिंग गैस बोलते हैं ना। तो लॉफिंग गैस अगर पूछ के अगर आपको फार्मूला दे दिया तो आप किस पे टिक करोगे? N2O पे क्लिक करोगे। N2O नाइट्रस ऑक्साइड हमारा लॉफिंग गैस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, जो हम कह सकते हैं कि जब लावा का उद्गार होता है वहां से भारी मात्रा में निकलता है। और यह क्या होता है? यह एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है SO2 गैस, और यह हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हम कहते हैं जब किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है, और ये CO जो है बहुत ही खतरनाक गैस है।
अगर ज्यादा सीओ मतलब अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अगर कोई स्मेल कर लेता है, ज्यादा सूंघ लेता है, तो वो बेहोश भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए बंद कमरे में बताया जाता है, बंद कमरे में कभी भी जलती हुई अंगीठी को नहीं जलाकर रखना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और कमरे में फैल के एक कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा भर जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों चमकता है भाई? क्या कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट के कारण? देखिए इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। अच्छा, अब जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ ही गया है तो इसके बारे में हम लोग जान ही लेते हैं। देखिए हमने कहा कि दो माध्यम हमने लिया, एक हमने लिया रेयरर और एक हमने लिया डेंसर, है ना। हमने कहा एक डेंस माध्यम एक सघन माध्यम है और हमारा क्या है, एक विरल माध्यम है। क्या है हमारा? एक विरल माध्यम है। हमने कहा कि अगर कोई एक रे है, कोई एक रे, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। हमने कहा एक रे अगर यहां से हमने पास किया ना, एक रे यहां से हमने पास किया, इसको आप जानते हो आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या, इसको आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। हमने कहा कि अगर हमने कोई एक रे यहां से पास किया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो यह जाना ऐसे चाहिए, लेकिन यह मुड़ जाता है, ये मुड़ के कहीं ऐसे जाता है ना। हमने कहा कि अभिलंब से दूर जाती हुई दिखती है ना। अच्छा, अगर हमने कहा कि भाई अगर यही वाली लाइन यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा कि नहीं होगा, आर बोलेंगे इसको। अच्छा, अगर हमने कहा यही रे यहां से पास करते तो ए कहीं ऐसे मुड़ जाती। एक रे अगर यहां से हमने पास किया, अगर इस रे को, इस एंगल को और बढ़ाया हमने, है ना, इस आपतन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और हमने बढ़ाया, तो एक स्थिति आएगी कि ए वाली रे यहां ना रह के यहां पहुंच जाएगी और ए जो कोण होगा 90 डिग्री हो जाएगा और इसी कोण को हम बोलते हैं सी, क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। इसी कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण और एक क्रांतिक कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। एक बात आपने जान लिया, एक क्वेश्चन आपका बन गया कि क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कब होता है? जब कोई रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अच्छा, रेयरर से डेंसर में जाती है। हमने कहा कि एक रे हमने यहां से ऐसे पास किया, अब ए रे यहां ना जाके अगर हमने इस एंगल को बढ़ाया तो ये भी एंगल बढ़ेगा, तो हमने कहा ये यहां ना आके कहीं यहां पे आ जाती है। मतलब हमने कहा ये जो रे हमने पास किया, यह रे दूसरे माध्यम में, इस विरल सघन माध्यम में न जाके इसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसीलिए हीरे का जगमगाहट होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपने समझ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, हमने कहा निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक एक ऐसा बहुलक, एक ऐसा पॉलीमर जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, मानव निर्मित पॉलीमर नहीं है। तो हमने कहा ऐसा पॉलीमर रेशम होता है, रेशम, सहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़ों द्वारा ऐसा पॉलीमर हम बनाते हैं। यहां से देखिए ये तो हो गया प्राकृतिक पॉलीमर। कुछ पॉलीमर हम मानव भी बनाते हैं ना, जैसे बैकेलाइट हो गया। बैकेलाइट मानव निर्मित पॉलीमर है और बैकेलाइट का यूज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जो बैकेलाइट होता है वो, जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह में यूज करते हैं ना, बैकेलाइट का यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चीजों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो हम लोग बोर्ड वगैरह में यूज करते हैं वो बैकेलाइट पॉलीमर ही होता है। केवलार का नाम आपने सुना होगा, केवलार का नाम सुना होगा। केवलार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। केवलार जो होता है बुलेट प्रूफ, है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम आता है, मतलब बहुत ही कठोर पॉलीमर है। इसका हम लोग एरोप्लेन में भी यूज करते हैं। एरोप्लेन में भी इसका यूज करते हैं, मतलब एरोप्लेन को बनाने में इसका यूज करते हैं हम लोग। और हेलमेट जो हम लोग लगाते हैं बाइक पर, है ना, उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ठोस होता है, बहुत कठोर होता है ना। लेक्सान भी एक तरह का पॉलीमर है। लेक्सान के बहुत सारे ट्रांसपेरेंट पॉलीमर भी, पारदर्शी पॉलीमर भी बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होने का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि हमारा जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो
पानी है कुछ मात्रा है, उसका कुछ रेशियो है। हर चीज का एक कंपोजिशन होता है, हर एक चीज का रेशियो होता है ना। वैसे कह रहा है कि अगर मस्तिष्क को शरीर से तुलना करें तो सबसे बड़ा किसका होता है। तो हमने कहा कि भाई अगर मस्तिष्क के बारे में बात करें, अगर हम मस्तिष्क रेशियो लें शरीर से, है ना, मस्तिष्क का रेशियो शरीर से लें, तो हमने कहा शरीर के सापेक्ष मस्तिष्क जो सबसे बड़ा होता है किसका होता है, चींटी का होता है। लगभग लगभग क्या होता है इसका 7, सॉरी इधर होगा है ना, एक इधर होगा 7 इधर होगा, ठीक भाई। हमने कहा अगर उसका शरीर 7 यूनिट है तो उसका 1 यूनिट मस्तिष्क होता है ना। जैसे हमने कहा मनुष्य का कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, ह्यूमन का अगर शरीर हमारा 50 केजी है तो लगभग 1 केजी के लगभग हमारा क्या होता है, मस्तिष्क का वजन होता है। ऐसे बात करें हाथी का, तो हाथी का 1:500 के करीब होता है। अगर उसका 500 किलोग्राम वजन है तो 1 किलोग्राम उसका मस्तिष्क होगा। ऐसे इसका हम बात करें तो 1:1000 होता है, ठीक है भाई। ये बात समझेगा ना कि शरीर के अनुपात में, मतलब मस्तिष्क का शरीर के साथ क्या अनुपात है, ठीक है भाई। हमने कहा मानव शरीर की न्यूनतम दृष्टि क्या होगी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर हमारा नियरेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है भाई। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक इन्वर्टर होता है। मोबाइल चार्जर इन्वर्टर होता है, यूपीएस होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहां से देखिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या कि यह उच्च वोल्ट से ना हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके फोन को चार्ज करता है ना। हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके फोन को चार्ज करता है। और यह एसी करंट को डीसी करंट में बनाता है। और एसी करंट को डीसी करंट में बनाने का काम कौन करता है, इसमें रेक्टिफायर लगा होता है ना। इन्वर्टर के बारे में आप जानते ही होंगे, क्या करता है, स्टोर करे रहता है। और यहां से क्या होता है, यूपीएस भी एक तरह का इन्वर्टर ही है ना, इमरजेंसी इन्वर्टर बोलते हैं उसको। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से इसका सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है इसको। देखिए ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कि भाई कौन सा, मतलब जो ये प्रोडक्ट है और इसका स्रोत कहां से पाया जाता है। देखिए अफीम जो है, अफीम क्या होता है, अफीम जो पाया जाता है, अफीम एक तरह का फल से पाया जाता है ना। अफीम बहुत डिमांड में है, इसमें मतलब बहुत चर्चा में विषय बना हुआ है, करंट का मुद्दा है भाई अफीम का। अफीम जो है एक फ्रूट होता है, फल होता है। यहां से हींग जो होता है और रूट होता है। रबर जो हमारा स्टेम होता है, तना होता है। और कुनैन जो निकलता है वो बार्क से निकलता है, छाल से निकलता है। तो हमने कहा क्या हो जाएगा, पहले का कितना है भाई, पहले का हमने कहा अफीम का फल हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, है ना। 3 2 1 4 है ना, 3 2 4 1 है ना, विल बी राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए हमने कहा कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अंगूर, इमली और केला, अच्छा ये अम्ल ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कौन सा अम्ल होगा, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल नहीं होगा भाई। एस्टिक अम्ल क्या होता है, एस्टिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक अम्ल है कि नहीं है, बोलो भाई। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल क्या पाया जाता है, अंगूर, इमली और केला में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल विल बी राइट आंसर, ठीक है भाई। हमने कहा हार्मोन और उसके कार्य दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन से हार्मोन सुमेलित नहीं है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो हमने देखा भाई इंसुलिन जो होता है, क्या इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करने का काम करता है इंसुलिन। हाँ बिल्कुल करता है भाई। रक्त शर्करा का नियंत्रण मतलब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को, मतलब हमारे ब्लड में यह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। पाया कहाँ जाता है, अग्न्याशय के लैंगरहैंस के बीटा द्वीपिकाओं में पाया जाता है इंसुलिन, जो इसका काम क्या है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। कई बार पूछा गया इंसुलिन कहां से स्रावित होता है ना। देखो मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, स्लीप का रेगुलेशन करता है ना। जिसको अनिद्रा होती है समझ लो मेलाटोनिन की कमी है। यहां से ऑक्सीटोसिन क्या करता है, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है, भी बात सही है, मतलब करेक्ट मैच है। गैस्ट्रिन जो होता है रक्तचाप का नियमन नहीं करता, ब्लड का नियमन नहीं करता, तो गैस्ट्रिन विल बी राइट आंसर। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कहां से, पेट में स्रावित होता है, ठीक है भाई।
हमने कहा कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है। देखिए पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर पित्त की थैली में आपने पथरी का नाम सुना होगा। पित्त की पथरी में अगर सही पित्त की थैली में अगर पथरी होता है तो वह वसा का पाचन नहीं कर पाता। मतलब जो पित्ताशय होता है वह वसा का पाचन नहीं कर पाता, और इसीलिए किसी को पथरी वगैरह हुआ होता है तो उसको तेल वगैरह वाली चीजों खाने के लिए मना किया जाता है। फल में मीठे का स्वाद का कारण है, मीठे फल का स्वाद का कारण फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज मीठे मतलब फलों का मीठा होने का कारण फ्रैक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है। ठीक है भाई। हमें कह रहा है किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता। देखिए ध्यान दीजिए, खुर का सबसे पहले काम जान लीजिए, फिर जान लेते हैं कि किस में नहीं पाया जाता। हुप्स या खुर क्या है। देखिए किसी भी जानवर को, कोई भी जिसमें खुर होता है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं कि जिनमें खुर पाया जाता है, और जो उनका वेट होता है वही खुर ही मैनेज करता है। और ऐसे जानवर तगड़े धावक भी होते हैं। ऐसे जानवर जिनमें खुर पाया जाता है वो तगड़े धावक भी होंगे, क्योंकि उनका जो वेट होगा वो खुर पे, मतलब खुर उनका वेट का लोड सहता है। तो हमने कहा किसके पास खुर नहीं होगा, जयकाल के पास खुर नहीं होगा। गीदड़ ही दौड़ता है ज्यादा, सॉरी गीदड़ दौड़ नहीं पाता ज्यादा। देखिए हिरन, जेब्रा और हॉर्स तेज दौड़ते हैं। और यहां से देखिए घोड़े की नाल के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है भाई। चलिए, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में दुर्गंध किसकी होती है। एथिल मरकैप्टन की होती है। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है रिसाव से उत्पन्न, जो हम लोग एथिल मरकैप्टन मिलाते ही इसीलिए हैं एलपीजी गैस में कि कभी लीकेज हो अगर गैस का, तो गैस तो क्या होता है, गैस का तो कोई स्मेल तो होता नहीं है उसका, एलपीजी का। तो उसमें हम एथाइल मरकैप्टन डाल देते हैं कि जिससे कभी भी लीकेज हो तो इसकी दुर्गंध आ जाए मुझे, और पता लग जाए कि भाई हाँ गैस लीक कर रहा है। देखिए कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं, कौन सा। हमने कहा मरकरी। मरकरी का पारा होता है मतलब प्रदूषक और होने वाली बीमारी। मरकरी जो है मिनीमाटा रोग। हाँ बिल्कुल मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम से इटाई होता है, याद कर लीजिए। नाइट्रेट आयन जो होता है ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है ना, नाइट्रेट आयन से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, भी बात सही है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता, इंडाइजेशन नहीं होता है, बात गलत है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है ना, फ्लोराइड से याद कर लीजिए फ्लोरोसिस रोग होता है। देखिए ऐसे ही आपको फैक्ट की चीजें मिलेंगी, साइंस में कुछ फैक्ट की क्लासेस मिलेंगी और कुछ क्लासेस आपकी थ्योरी की होंगी जो व्हाइट बोर्ड पे होगी। कह रहा है कि मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या, मतलब मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है। देखिए मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है, कैप्सिसिन की उपस्थिति है ना, कैप्सिसिन की उपस्थिति का कारण क्या होता है, तीखा होता है। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन के कारण दूध में जो थोड़ा सा हल्का पीलापन होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से आप जानते हो घेघा रोग होता है। घेघा रोग मतलब यहां से प्रॉब्लम होती है, मतलब घेघा रोग में यहाँ गांठ सा बनने लग जाता है ना, जो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। वायु की गति निम्नलिखित से किससे मापी जाती है ना, वायु की गति जो मापी जाती है एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, क्या मापा जाता है, प्रेशर मापा जाता है। ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी एक बार बताइएगा आप कमेंट करके, और ऐसी क्लासेस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और आपको जिन लोगों को पता नहीं वो लोग जान लीजिए, रोज 9 बजे मेरी लाइव क्लास होती है मैथ्स की। तो 9 बजे आप लाइव क्लास में मैथ्स की जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे मेरी 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी क्लास होती है, फ्री लाइव क्लास ये भी है। तो आप यहाँ से जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा डेडिकेट होकर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, चीज़ों को अच्छे से बनाएं और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को सत्या सत्य नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।